अधातुओं के भौतिक गुण। इससे पहले हम लोग जाने थे धातु के भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। इसमें हम लोग जानते हैं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। तो जो धातु होता है उसके ठीक विपरीत होता है धातु का गुण। जैसे धातु में जो है चमक पाई जाती है, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातु को चोट देने पर मधुर आवाज निकलती है, अधातुओं को चोट देने पर मधुर आवाज नहीं निकलती है। एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला भौतिक अवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला हम लोग जानते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के बारे में आपको बताया गया था धातु के भौतिक अवस्था में कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, और एक धातु का नाम बताया था मैंने पारा या मरकरी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। वो तो धातु का था। अधातु का भौतिक अवस्था क्या होता है? तो अधातु सामान्यतः ठोस और गैस के रूप में पाई जाती है। ध्यान रखें, अधातु सामान्यतः ठोस और गैस के रूप में, द्रव नहीं। अधातु सामान्यतः ठोस और गैस के रूप में पाई जाती है। और अपवाद में अब डालेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़कर जितने भी अधातु हैं वो या तो ठोस में पाए जाते हैं या गैस के रूप में पाए जाते हैं। ब्रोमीन ही एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। और धातु पूछे कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वहां पारा या मरकरी होगा। और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी पूछ सकता है। तो आप भौतिक अवस्था में क्या लिखेंगे? अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन को छोड़कर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं भंगुरता। भंगुरता नेक्स्ट हम लोग सेकंड जानते हैं भंगुरता। जैसे धातु जो है ना उसे चोट सहन करने की क्षमता होती है। धातु को आप पीटेंगे, जैसे लोहा धातु है, लोहा को आप पीटेंगे क्या होगा? वो फैलेगा। चोट सहन करने की क्षमता है, चूर चूर नहीं होगा। लेकिन अधातु क्या होती है? चूर चूर हो जाती है, भंगुर होती है। अगर अधातुओं को पीटा जाए तो वो चूर चूर होकर टूट जाती है। लेकिन धातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। कोई भी धातु आप लेंगे, अगर उसको पीटेंगे तो वो पतला होगा, फैलेगा। यही कारण है कि धातुओं को पीट कर पतला से पतला चादर बनाया जाता है, वो आघात वर्धनीय होती है। अधातु में आघात वर्धनीय नहीं होता। अधातु को इसमें आप लिखेंगे अधातुएं भंगुर होती है, अधातुओं को चोट देने पर चूर चूर हो जाती है। तीसरा हम लोग जानते हैं चमक। अभी मैंने आपको बताया चमक। तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और अपवाद में इसमें भी होगा क्या? आयोडीन। अपवाद समझते ही हैं, सभी लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं। एक आदमी नियम का पालन नहीं करे तो वो अपवाद में आ गया। तो अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, और अपवाद में होगा आयोडीन। आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन उसमें चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट वो भी एक तरह का अधातु है, कार्बन का ग्रुप अधातु है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चमक पाई जाती है। तो अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, और अपवाद में आप डालेंगे क्या? आयोडीन। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, अब ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि वो कौन सी धातु है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, और उसमें ऑप्शन दे दे, तो उसमें आयोडीन दिया होगा, उसको आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं हीरा। देखिए हीरा भी कार्बन का अपरूप है। हीरा भी कार्बन का अपरूप है, कार्बन अधातु है, उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन वो है क्या? अधातु। तो भी अपवाद में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं उष्मा और विद्युत चालकता। कल मैंने इसके बारे में नेक्स्ट इसे आप जब हम लोग पढ़ रहे थे धातुओं के भौतिक गुण, तो उसमें हम लोग पढ़े थे उष्मा और विद्युत चालकता। तो उष्मा और विद्युत चालकता क्या बताया गया था कि जैसे विद्युत चालन क्या मैंने बताया था कि एक रॉड लीजिए, यहाँ करंट सटाएंगे तो इधर भी करंट आएगा, तो ये विद्युत का चालन कर रहा है। लेकिन
अधातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती है। अगर कोई अधातु ले लें और इधर से करंट सटाएंगे तो इधर करंट नहीं जाएगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। इधर गर्म करेंगे तो इधर भी गर्म नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी ठहरिए थोड़ा सा, अधातु में ही एक अपवाद ये है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं ना, पेंसिल में जो रहता है लिखने के लिए, वो ग्रेफाइट है। इलेक्ट्रोड के रूप में भी मोटर वगैरह में यूज किया जाता है। तो अधातुएं जो है उष्मा और विद्युत की कुचालक, कुचालक समझिएगा, सुचालक कुचालक में अंतर है। अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। अपवाद में आप लिखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन का प्रूफ है, लेकिन वह विद्युत का चालन करता है। अर्थात ग्रेफाइट के छड़ को लेकर अगर इधर करंट सटाया जाए तो इधर भी करंट आएगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वो अपवाद में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसमें क्या, अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, और अपवाद में क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं द्रवणांक और क्वथनांक। तो धातु में आपने क्या लिखा था, धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, ठीक उसका विपरीत होगा। अधातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर से सुन लीजिए, अधातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कठोरता। तो धातु में आप जानते हैं धातुएं कठोर होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, ठीक उसका विपरीत। अधातुएं कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। अधातुएं कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आप जान लीजिए, क्या होगा, हीरा। हीरा कार्बन का अप्रूफ है, लेकिन काफी कठोर होता है। हीरा क्या होता है, काफी कठोर होता है, तो वो अपवाद में आ जाएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, अधातुएं कठोर नहीं होती है जबकि मुलायम होती है, और अपवाद में क्या लिखेंगे, हीरा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं घनत्व। तो धातु का घनत्व उच्च होता है और इसका घनत्व क्या होगा, निम्न होगा। तो आप लिखेंगे अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ध्वनि, सोनोरस, जिसको मैंने बताया था, ध्वनिक या सोनोरस। तो धातु को आप चोट देंगे तो उससे आवाज निकलेगी, मधुर आवाज निकलती है। लेकिन अधातुओं को चोट देने पर मधुर आवाज नहीं निकलती है। अधातुओं को चोट देने पर मधुर आवाज नहीं निकलती। तो इसमें आप लिखेंगे डैश देके ध्वनि में, अधातु को चोट देने पर मधुर आवाज नहीं निकलती है। बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता। उसमें हम लोग जानते हैं विद्युत धनात्मकता। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागता था, लेकिन अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो विद्युत ऋणात्मकता में आप लिखेंगे अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ध्यान सुनिएगा, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विद्युत ऋणायन यानी ऋणायन में बदल जाती है। अर्थात उसमें विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाती है। हमेशा अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते। देखिए Cl है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इसलिए Cl माइनस आ गया, ऋणायन हो गया ना। तो आप इसमें लिख लेंगे कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। नेक्स्ट है अधातुओं की रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, भौतिक गुण हम लोग जान लिए, रासायनिक गुण देखते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ध्यान सुनिएगा, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड को जल में घुलाने पर अम्ल बनता है। देख लीजिए कैसे, C+O2, ये कार्बन क्या है, अधातु है, और ये ऑक्सीजन है। हमने लिखा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातुओं का अभिक्रिया चल रहा है, तो C+O2 ये होगा आपका CO2, और CO2 को अगर जल में घुलाया जाएगा तो ये बनेगा H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अम्लीय ऑक्साइड को यानी ऑक्साइड को, अधात्विक ऑक्साइड को जल में
मिलाने पर, अम्लीय ऑक्साइड को जल में मिलाने पर या अधात्विक ऑक्साइड को जल में मिलाने पर अम्ल बनता है, जैसे H2 + CO2 H2CO3। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, अधात्वीय ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अधात्वीय ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड को जल में मिलाने पर अम्ल बनता है। और साथ में इन दोनों उदाहरण को भी उसमें नोट करिएगा, क्योंकि जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें ये आपका इक्वेशन नहीं होगा, तो इस इक्वेशन को भी आप जोड़ के उसमें लिख लीजिएगा लास्ट में। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। दूसरा है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्लोराइड का निर्माण करती है। सिंपल है, फिर से एक बार सुन ले। अधातुएं क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड का निर्माण करती हैं, जैसे देख लें P4 फास्फोरस + 6Cl2 क्लोरीन, ये क्लोरीन है और ये क्या है, फास्फोरस है। दोनों संयोग करके 4PCl3 फास्फोरस क्लोराइड बनाता है। यानी कि आप कह सकते हैं अधात्वीय क्लोरीन के साथ संयोग कर क्लोराइड बनाती है। साथ में इक्वेशन को भी आपको लिखना है, इक्वेशन जरूर से लिखिएगा और इक्वेशन याद भी करिएगा। देखिए होता क्या है, एग्जाम में बच्चे ज्यादा मार्क्स कैसे ला लेते हैं केमिस्ट्री में या अदर सब्जेक्ट में, वो लोग थोड़ा अलग करते हैं। जैसे जेन्युइन ये है कि केमिस्ट्री का कोई भी डिफिनेशन लड़का देता है तो ज्यादातर बच्चे जो है इक्वेशन नहीं देते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन याद करने में दिक्कत होता है तो वो लोग इक्वेशन नहीं लिखते हैं, और उसी में कोई बच्चा इक्वेशन याद करके इक्वेशन भी लिख देता है। अब जब चेक वहां कॉपी होता है तो 100 में 90% या 95% बच्चे ऐसे होंगे जो इक्वेशन नहीं दिए होंगे, लेकिन शायद किसी का आ जाए जिसमें इक्वेशन हो, तो जो चेक करने वाला होगा देखेगा ना कि इतने बच्चे इक्वेशन है लेकिन इक्वेशन में लिखा है, तो उसको जो नंबर इक्वल मतलब जितना नंबर होगा परफेक्ट नंबर देगा। यही कारण है कि उसका नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि हम तो एग्जाम में पूरा लिख के लाए तो हमारा नंबर ज्यादा क्यों नहीं आया, उसका ज्यादा कैसे आ गया, वो भी उतना ही लिखा था, हम भी उतना ही लिखे थे। तो कहीं ना कहीं फर्क होता है, कुछ ना कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से उसको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, इसलिए आप इक्वेशन को जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर से सुन लीजिए, इसमें आपको बस इतना लिखना है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो अधातुएं अम्ल के साथ, सामान्यतः अधातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। ध्यान सुनिएगा, सामान्यतः अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल बनाती है। फिर से एक बार सुन लें, सामान्यतः अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्लों का निर्माण करती है। जैसे ये क्या है, सल्फर HNO3, ये अम्ल है, अभी बताया था आपको, कार्बोनिक अम्ल है। अभिक्रिया करके H2SO4 + 6NO2, ये भी क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें आप लिख सकते हैं अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती है, और इक्वेशन को भी उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पांचवा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर या संयोग कर हाइड्राइड का निर्माण करती है, जैसे H2+S H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड का निर्माण करती है, और इक्वेशन को भी नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी चीजें हैं, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, सबको आप अच्छे से समझें और नोटबुक में इसको नोट करें और याद कर ले अच्छे से साथ। लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, समझना है आपको। ऐसा नहीं कि बस डिफिनीशन या जो भी बता रहे हैं उसको आप रट ले, नहीं,
समझिए। और कहीं पर आपको अगर दिक्कत लगता हो तो कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पर मिस्टेक हुई या यहाँ पर कोई दिक्कत है या समझाने में कोई दिक्कत होता है तो भी आप कमेंट करके बोलें। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे आपको समझाने का या जो कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसमें 3 है और अच्छे से समझ लीजिए इसको। धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया, तो सुन लें। अधातु अधातु, ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ हो जाता है। अधातु और अधातु, अधातु और अधातु अभिक्रिया कर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अधातु और धातु आयनिक, सुन लीजिए 3 है। पहला है अधातु और अधातु अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए, अधातु और अधातु अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। सेकंड, अधातु और धातु या धातु और अधातु अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। धातु और अधातु अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और तीसरा, धातु और धातु अभिक्रिया करके अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु और धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब इसमें सवाल ये उठेगा, आप बोलेंगे सर सहसंयोजक यौगिक ये क्या है, आयनिक यौगिक क्या है, तो ये आपको आगे मिलेगा। अब जब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक या जब हम पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड के बारे में, तो जब केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसी में आपको मिल जाएगा सहसंयोजक और आयनिक यौगिक। फिलहाल बस इतना जान लीजिए आप कि अधातु और अधातु अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये हुआ पहला, क्या, अधातु और अधातु अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। सेकेंड, अधातु और धातु या धातु और अधातु, मतलब एक धातु और एक अधातु, धातु और धातु और अधातु अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं, धातु और अधातु अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। और तीसरा, धातु और धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु और धातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते